हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू टेक्स्ट बुक जैप का आप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है माधव अरोड़ा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अगले सेशन में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मई 2025 में पीपीबी एग्जामिनेशन में 3 नई चीजें पूछी गई जिसकी वजह से, या अनएक्सपेक्टेड चीजें पूछी गई जिसकी वजह से ये एग्जामिनेशन पहले के मुकाबले टफ कहा गया, या मैं ये भी कह सकता हूं कि अब तक का सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन रहा। जिसमें पहली चीज थी केस स्टडी बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, काफी सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए, और तीसरा जो पॉइंट था दैट वाज द regulations, compliances as well as the master directions issued by RBI। तो RBI सर्कुलर से रिलेटेड अगर मई 2025 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो नवंबर में भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। उसी चीज को दिमाग में रखते हुए ये सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपके साथ कवर करूंगा आरबीआई के सारे इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स को, और उम्मीद करूंगा कि इन सर्कुलर्स की मदद से आने वाले एग्जामिनेशन में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। यू शुड परफॉर्म रियली वेरी वेल, या फिर जो कमी इस बार रही वो अगली बार आपके एग्जामिनेशन में ना रहे। तो आज का जो हमारा मास्टर डायरेक्शन है दैट इज आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन की, तो बेसिकली मैं कहूं तो ये कोई नया अपडेट नहीं है। इट्स नॉट द केस दैट दिस पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस मंथ और इन द रीसेंट मंथ्स। ऐसा कुछ नहीं है। ये मास्टर डायरेक्शन काफी पुरानी है, 2022 में आई, उसके बाद कुछ अपडेट्स हुए 2024 में, और अब एक बहुत माइन्यूट सा अपडेट हुआ है रिलेटेड टू एनबीएफसीज जिनके पास टाइटल है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स का। इनसे रिलेटेड एक बड़ा छोटा सा अपडेट है, लेकिन हम जानते हैं कि इस अपडेट की वजह से क्वेश्चन डायरेक्टली इस अपडेट पे पूछा जाए, ऑब्वियसली बहुत प्रोबेबिलिटी है या हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उसके साथ साथ क्या ये नहीं लगता आपको कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट अगर न्यूज में है तो क्या पता आईबीपीएफ आने वाले एग्जामिनेशन में आपसे इसी रेगुलेशन पर क्वेश्चन पूछ ले। तो उसी को दिमाग में रखते हुए इस पूरी रेगुलेशन को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई विल बी टेकिंग नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स टू कंप्लीट द एंटायर रूल एंड रेगुलेशन, द फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर आरबीआई ने इस रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस किया, अमेंड किया, चेंजेस किए। अंडर विच एक्ट? देखो, आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, that is under Banking Regulation Act 1949. Second point is NBFCs. RBI is the regulator of NBFCs under RBI Act 1934, and housing finance companies, they are operating under National Housing Bank Act 1987. लेकिन इन तीनों पॉइंट्स को आपको समझाने से पहले एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो पॉइंट ये है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सर माइक्रो फाइनेंस लोन, तो क्या फ्रेमवर्क है फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन? उसे समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड माइक्रो फाइनेंस लोन। तो माइक्रो फाइनेंस लोन का मतलब है सर वो लोन जो दिया जाए ऐसे हाउस होल्ड को जिस हाउस होल्ड की इनकम 3 लाख या उससे कम है एक फाइनेंशियल ईयर में। और जब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट फादर, मदर एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। सो दिस इज कंसिडर्ड एज वन हाउस होल्ड। इसे माना जाता है एक घर, इसे माना जाता है एक फैमिली। तो इनकी जो ईयरली इनकम है, अगर वो ईयरली इनकम 3 लाख से कम है और इन्हें जो लोन प्रोवाइड किया गया बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो बिना कोलैटरल के, बिना सिक्योरिटी के लोन है, कोलेटरल फ्री लोन है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? सर वी विल कॉल इट एज माइक्रो फाइनेंस लोन। और ये जो माइक्रो फाइनेंस लोन है ये कौन दे सकता है? सर बैंक भी प्रोवाइड कर सकता है, सर एनबीएफसीज भी प्रोवाइड कर सकती है माइक्रो फाइनेंस लोन्स। और इसमें अगर हम बात करें एनबीएफसीज में, हमारे पास अलग अलग एनबीएफसीज है। तो एक तो मैं कैटेगरी बना रहा हूं अदर एनबीएफसीज जो माइक्रो फाइनेंस लोन दे सकती हैं। एक है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि माइक्रो फाइनेंस दे सकती है। और आखिरी में सर एनबीएफसी की एक स्पेशल टाइप है विच वी कॉल इट एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स
जो अपना मेजॉरिटी बिजनेस, नॉट 100%, बट अपना मेजॉरिटी बिजनेस दे परफॉर्म or their majority asset, their majority lending is done in the category of microfinance only, या फिर microfinance lending is basically done. तो ये है बेसिक क्राइटेरिया. अब इसमें बैंक इन्वॉल्व हो गए, तो इसीलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई के पास ये पावर है. एनबीएफसीज इन्वॉल्व है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन्वॉल्व है. तो आरबीआई ने गिवन एक्ट्स के जरिए जो भी रेगुलेशंस है रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग उसे हाल ही में रिवाइज किया, और उस रिवीजन के लिए आरबीआई के पास कैपेसिटी है एज पर द गिवन एक्ट. अब क्वेश्चन है कि सर इट इज एप्लीकेबल ऑन विच ऑल बैंक्स. सो इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कमर्शियल बैंक्स, फिर चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, या फिर फॉरेन बैंक है. इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल. अलॉन्ग विद दैट इट इज एप्लीकेबल ऑन कोऑपरेटिव बैंक, चाहे फिर वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को. इट इज एप्लीकेबल ऑन इट एज वेल एज इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द एनबीएफसीज इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि पेमेंट बैंक को एक्सक्लूड क्यों किया. सब पेमेंट बैंक को एक्सक्लूड करने के पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है कि पेमेंट बैंक दे आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड लोन. तो जब उन्हें लोन देना ही अलाउड नहीं है तो माइक्रो फाइनेंस क्या और मैक्रो फाइनेंस क्या, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ लेंडिंग. तो जैसे कि मैंने आपको कहा, कोलैटरल फ्री लोन गिवन टू द हाउस होल्ड जिनका एनुअल इनकम 3 लाख या उससे कम है, उस लोन को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल इट एज माइक्रो फाइनेंस लोन. और फैमिली का साइज जो है वो क्या होगा, सब मदर फादर और हस्बैंड वाइफ एज वेल एज देयर अनमैरिड चिल्ड्रन. अब रेगुलेटेड एंटिटीज जो है उनके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी. तो इनके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट पीरियोडिसिटी एज पर बोरोवर्स रिक्वायरमेंट. मतलब कि जो आपके माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं उनके अगेंस्ट जो रीपेमेंट ऑफ लोन है, in that particular case banks or the concerned financial institute or the concerned regulated entity should provide them with the flexibility of repayment periodicity, जो कि यहां पर काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि we are talking about the or we are dealing with the weaker section, so they don't have the adequate flow of funds or adequate source of income so that they can manage or service their loan pretty easily. In that particular case these kind of flexibilities are required. अब क्वेश्चन है कि सर कैसे पता चले कि हाउस होल्ड की इनकम 3 लाख से कम है. सब पहला है कि जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है that will use a certain criteria which is approved by the board of the house, which is approved by the board of the regulated entity, and as per the board approval they use that particular assessment process in order to identify or in order to verify the household income that is it should be less than 3 lakh rupees. या फिर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अदर एसोसिएशंस हैं या एजेंसीज हैं, वो डेवलप करती है कॉमन फ्रेमवर्क जिसमें वो यूज करती है इंडिकेटिव मेथोडोलॉजी. इंडिकेटिव मेथोडोलॉजी का मतलब कि सर यहां पर वी डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स, वी आर नॉट looking for the exact numbers, we are not tracing the exact numbers. What actually we are doing is we will be using certain formats, we will be following certain process, we will be following a method with the help of which we can have an indication that what is the actual household income. Lastly, we have the each regulated entity, they must submit the data of income of an household with the credit information company. अगर तो पहली बार लोन लिया है किसी हाउसहोल्ड ने तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास डेटा पहुंच गया, और नेक्स्ट टाइम जब ये हाउसहोल्ड लोन लेने जाएंगे तो वहां पर दोबारा जो कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन देगा दे विल अगेन सबमिट दिस इंफॉर्मेशन विद द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी. और अगर वहां पर दोनों टाइम पे जो इनकम बताई गई, जो इनकम से रिलेटेड आप कहो कि इंफॉर्मेशन दी गई, अगर उसमें कोई डाइवर्जेंस होगी तो उसे आइडेंटिफाई करना आसान. अब क्वेश्चन आता है इंडिकेटिव मेथड का मतलब वो कहते हैं अंदाजा लगाना. अंदाजा लगाने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि घर का कॉम्पोजिशन क्या है, नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, एकोमोडेशन कैसा, घर अपना है या रेंट पे है, अवेलेबिलिटी है क्या बेसिक अम्यूनिटीज की लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, सीवेज, एलपीजी कनेक्शन, अवेलेबिलिटी है क्या, लैंड, लाइव स्टॉक, व्हीकल, फर्नीचर, स्मार्टफोन. तो इसके आधार पर एक रफ आइडिया लगता है. सेकेंड इज
आफ्टर कैप्चरिंग द हाउसहोल्ड प्रोफाइल, नाउ यू विल कैप्चर द हाउसहोल्ड इनकम विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। क्या है? अब प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम में किस सेक्टर में आप काम करते हैं, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकम कैसी है, मंथ या पर मंथ्स या डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लास्ट ईयर में कितना था, सेल्फ रिपोर्टेड मंथली इनकम कितनी है या फिर एवरेज मंथली इनकम कितनी है, उसके बेसिस पर एक आइडिया लगाया जाता है और आखिरी में चेक की जाती है अदर सोर्सेज ऑफ इनकम लाइक रेमिटेंस, रेंट, लीज, पेंशन, गवर्नमेंट ट्रांसफर, स्कॉलरशिप एंड व्हाट नॉट। तो इसके बेसिस पे एक अंदाजा लगा इनकम कितनी है और दूसरा अंदाजा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपेंडिचर एज वेल, है ना। सिर्फ इनकम से नहीं, अगर आप इनकम पे श्योर नहीं है देन यू कैन जस्टिफाई योर डेटा ऑन इनकम बाय रिकवरिंग और बाय चेकिंग आउट द एक्सपेंडिचर। जिसका खर्चा ज्यादा ऑब्वियसली उसकी इनकम भी ज्यादा होगी, तो इसके बेसिस पे इंडिकेटिव मेथड की मदद से हाउस होल्ड की इनकम को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है जी। अब वंस द हाउस होल्ड इनकम इज आइडेंटिफाइड, अब अगला क्या क्राइटेरिया? अगला क्राइटेरिया ये है कि सर एक हाउस होल्ड जब बैंक के पास पहुंचेगा या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास पहुंचेगा इन ऑर्डर टू बोरो द लोन, इन ऑर्डर टू बोरो द लोन, फर्स्ट कंडीशन इज कि आपका जो ईयरली इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? सो दैट इज अप टू 3 लाख रुपीज पर ईयर। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विल आस्क यू व्हाट इज योर क्रेडिट स्टेटस। क्रेडिट स्टेटस का मतलब, क्रेडिट स्टेटस का क्या मतलब है सर? क्रेडिट स्टेटस का मतलब है क्या कोई करंट लोन रनिंग है, दैट मीन्स डू यू हैव एनी अदर लोन विच इज ऑलरेडी रनिंग, पहला पॉइंट। दूसरा है कि क्या आपने पास्ट में कोई लोन लिया था जो कंप्लीट हो गया हो, और थर्ड है कि आपने जो प्रोजेक्टेड लोन है या फिर जो आपने लोन की रिक्वेस्ट डाली है वो आज अभी हमारे बैंक के अलावा या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अलावा कहां और ये रिक्वेस्ट रेज की है। तो ये इंफॉर्मेशन पहले गेन करेंगे, उस इंफॉर्मेशन के बाद क्रेडिट स्टेटस को रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करके ये फाइनलाइज किया जाएगा, चाहे तो आपने आज तक जो माइक्रो फाइनेंस लोन लिया है या फिर हो सकता है कि आपने कोई कोलेट्रल लोन लिया हो। कोलेट्रल लोन का मतलब कि आपने सिक्योरिटी के बदले में भी लोन लिया हो। लेकिन अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम, अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम अप टू 3 लाख रुपीज पर ईयर है तो उस केस में एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सर आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट किस चीज की? रीपेमेंट ऑफ लोन की। मंथली इंस्टॉलमेंट किस चीज की सर? रीपेमेंट ऑफ लोन की। दैट शुड बी अप टू 50% ऑफ मंथली इनकम। तो आपके घर की जो 50% ऑफ मंथली हाउस होल्ड इनकम, तो आपके घर की जो टोटल इनकम है एक महीने की, उसका 50% से ज्यादा आपके ऊपर क्या नहीं हो सकती? इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकती। अगर तो आपने पहले कोई लोन लिया उसकी इंस्टॉलमेंट मिलाकर और नए लोन की इंस्टॉलमेंट मिलाकर मैक्सिमम कितनी होगी? अप टू 50% ऑफ द मंथली हाउस होल्ड इनकम। अब मान लो आप ऑलरेडी 50% अपनी हाउस होल्ड इनकम का ऑन मंथली बेसिस पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, तो उस केस में आपके लोन फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उस केस में यू वोंट बी एलिजिबल फॉर द बोरो। तो लिमिट क्या है? मैक्सिमम 50% ऑफ द मंथली हाउस होल्ड इनकम। आउटफ्लो के ऊपर एक कैप लगा दिया, चाहे एक लोन हो तब भी अप टू 50% है लिमिट, चाहे 50 लोन हो तब भी जो अपर लिमिट है दैट इज 50% ऑफ द मंथली हाउस होल्ड इनकम विच यू नीड टू रिमेंबर। देन वी हैव प्राइसिंग ऑफ लोन। प्राइसिंग ऑफ लोन का मतलब होता है कि सर लेंडिंग रेट कैसे डिसाइड होगा। अब ये जो लेंडिंग रेट है आपके लोन का, वो ऑब्वियसली बैंक डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथड्स लाइक वी हैव MCLR, EBLR एंड व्हाट नॉट। इन दिस पर्टिकुलर case, the regulated entity shall put in place the board approved policy regarding the pricing of microfinance loan। तो जो भी बोर्ड ने अप्रूव किया है पॉलिसी, उसके तहत माइक्रो फाइनेंस लोन के इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट रेट या फिर ये जो लेंडिंग रेट है, ऑब्वियसली वो लेंडिंग रेट कॉस्ट ऑफ फंड्स को कंपनसेट करेगा। ऑब्वियसली वो कंपनसेट करेगा रिस्क, बिकॉज यू आर गिविंग लोन विदाउट सिक्योरिटी, तो रिस्क प्रीमियम को भी
इंक्लूड करना होगा, और उसके साथ साथ बैंक विल इंक्लूड इट्स मार्जिन एज वेल. सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स, रिस्क प्रीमियम एंड मार्जिन, बैंक विल डिसाइड द फाइनल लेंडिंग रेट जो कि बैंक डिप्लॉय करेगा या फिर जो कि बैंक चार्ज करेगा अगेंस्ट द लोन डिस्पर्स्ड अंडर द माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपने लोन को या आप अपने लोन की प्री पेमेंट करते हैं तो उस केस में कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं होगी इन केस ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन. लेकिन हाँ, अगर आपने अपने लोन की रीपेमेंट नहीं की, इंस्टॉलमेंट टाइम से नहीं दी, इन दैट पर्टिकुलर केस पेनल्टी विल बी चार्ज. बट इन केस ऑफ प्री पेमेंट और प्री क्लोजर ऑफ लोन, नो पेनल्टी विल बी चार्ज बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एज पर द लेटेस्ट अपडेट. अगला पॉइंट है, रेगुलेटेड एंटिटी शेल प्रोमिनेंटली डिस्प्ले. तो जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो डिसाइड कर ले कि उनका लेंडिंग रेट, मान लो उन्होंने लेंडिंग रेट डिसाइड किया 9% प्लस माइनस 2%. इसका मतलब ये कि मिनिमम जो लेंडिंग रेट चार्ज होगा दैट विल बी 7, मैक्सिमम चार्ज होगा 11, ऑन एन एवरेज चार्ज होगा 9. सो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डिस्प्ले करे इस मिनिमम, इस एवरेज और इस मैक्सिमम लेंडिंग रेट को ऑन इट्स in its offices, in its information booklet, pamphlets, as well as website, ताकि जो भी बोरोवर आए उसको पता हो कि किस रेंज में उसको लोन मिलना चाहिए. और इसके साथ साथ जो आपकी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी बताएं कि आज की डेट में किस रेंज में लोन दिया जा रहा है टू द माइक्रो फाइनेंस, और लोन दिया जा रहा है फॉर द माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग कैटेगरी इन अ गिवन डिस्ट्रिक्ट. तो एक आपके पास बैंक का रेंज और एक आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का रेंज, ये आपके डिस्ट्रिक्ट का रेंज. अगर ये दोनों रेंजेस ऑलमोस्ट क्लोज है देन यू विल प्रेफर टू बोरो द लोन फ्रॉम द गिवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. अगर आप कोई भी चेंज करेंगे इंटरेस्ट रेट में या फिर कोई और चेंजेस करेंगे किसी भी तरह के चार्जेस में, तो उस केस में आपको बोरोवर को इन एडवांस इन्फॉर्म करना होगा. एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कि सिर्फ माइक्रो फाइनेंस लोन के साथ नहीं है, इट इज एसोसिएटेड विद ऑल द टाइप्स ऑफ लोन, दैट इज की फैक्ट स्टेटमेंट. इसका मतलब क्या, सर एक इंडिविजुअल है, वो बैंक के पास पहुंचा, उसने कहा सर हमारी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख से कम है. बैंक ने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रिव्यू किए, बैंक ने प्रोजेक्ट प्रपोजल सुना और फाइनली बैंक ने डिसाइड किया ठीक है सर वी आर रेडी टू गिव यू लोन. और उस लोन की सारी कंडीशंस बैंक ने एक डिटेल्ड फॉर्म में कागज के ऊपर, एक लीगल पेपर के ऊपर लिख कर दे दी. और उस सारी की सारी डिटेल्स को बोरोवर ने समझा है, ऐसा एक्नॉलेजमेंट लेकर बोरोवर के साइन भी करवा लिए. अभी ये लोन एग्रीमेंट नहीं है, ये की फैक्ट स्टेटमेंट. ये है कि सर आज इस समय सारी कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए दिस इज व्हाट वी कैन ऑफर यू. ये हमारा है लोन वैल्यू, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है रिटर्न प्रोसीजर, ये है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये कोलेटरल फ्री लोन है. सारी कंडीशंस को उस लैंग्वेज में लिखा जो आपके बोरोवर को समझ आती है और बोरोवर को दे दिया ये स्टेटमेंट और कहा कि जाओ अपने घर पे डिस्कस कर लो. इफ यू आर रेडी कम बैक विद दिस स्टेटमेंट एंड वी विल प्रोवाइड यू द लोन. लेकिन देयर इज अ वैलिडिटी. अगर आप लोन ले रहे हैं फॉर मोर देन 7 days देन दिस की फैक्ट स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 days. और अगर आप लोन ले रहे हैं फॉर लेस देन 7 days देन इट इज वैलिड फॉर अप टू 1 day. तो अगर आपने विद इन द वैलिडिटी, अगर बोरोवर विद इन द वैलिडिटी बैंक के पास वापस आता है, विद इन द वैलिडिटी बैंक के पास वापस आता है, इन दैट पर्टिकुलर केस बैंक विल प्रोवाइड द लोन. इन दैट पर्टिकुलर केस बैंक विल प्रोवाइड द लोन एज पर द कंडीशन मेंशन अंडर की फैक्ट स्टेटमेंट. एज पर द कंडीशन मेंशन अंडर की फैक्ट स्टेटमेंट. अगर वैलिडिटी कंप्लीट हो गई तो उस केस में बैंक में चेंज द कंडीशंस वंस द वैलिडिटी इज क्रॉस्ड, वंस द टाइमलाइन इज क्रॉस्ड. जो भी फीस है, जो भी चार्जेस है, वो बहुत क्लियरली आपके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन है. उसके अलावा बैंक कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपके ऊपर नहीं लगा सकता किसी भी स्टेज में. अगर लगाएगा तो उस केस में आपका कंसेंट इन्वॉल्व होगा, आपसे परमिशन ली जाएगी, आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी एंड इफ यू आर विलिंग देन ओनली दैट चार्ज विल बी चार्ज. अब एक टर्म आती है एनुअल परसेंटेज रेट. एनुअल परसेंटेज रेट का मतलब क्या, मान लो मैंने लोन लिया 15% पे, लेकिन उसके अलावा जो मुझे लोन लेने में खर्चा पड़ गया वो है लेट्स से 1000 रुपए. अगर मैं इस खर्चे को मिला लूं तो मेरा जो इफेक्टिव लेंडिंग रेट है वो बढ़ गया.
that is let's say 17%. So this is the annual percentage rate. This is the effective lending rate which a customer is supposed to pay, including the interest rate as well as the loan expenses. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें जरा, लोन का जो परसेंटेज है दैट इज 15%, लेंडिंग रेट इज 15%, बट इफेक्टिव लेंडिंग रेट कितना हुआ 17.07, विच वी कॉल इट एज एनुअल परसेंटेज रेट, क्योंकि 20,000 के लोन पर आपको 400 रुपए का क्या पड़ गया सर, 400 रुपए का आपको पड़ गया लोन चार्जेस, लोन फीस. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट है कि सर जितनी वैल्यू का लोन है उसके अगेंस्ट कितनी ईएमआई है, उस ईएमआई में कितना प्रिंसिपल, कितना इंटरेस्ट, ये सारी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट भी कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट कस्टमर इज अवेयर व्हाट काइंड ऑफ रीपेमेंट प्रोसेस इज फॉलोड बाय द कंसर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. एज यू कैन सी, विद टाइम प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग and the component of interest is decreasing, and this type of loan is known as what? Reducing loan. This type of loan is known as reducing loan. What is reducing loan? So a type of loan in which lending rate, type of loan in which with the payment of first installment, the principal for the second installment decreases and the installment value is calculated on the basis of the reduced principal. That kind of loan is known as reducing loan. Is this point clear? If it is clear, just give me yes sir, so that we can move ahead. Now moving on to the next point. The next point says qualifying asset. Now I am focusing only and only on microfinance institutes. So in case of microfinance institutes, there is a condition termed as qualifying asset. What is a qualifying asset? So for microfinance institute, qualifying asset basically means the total value of loan, the total value of loan जो कि दिया गया किसके द्वारा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट द्वारा, किसे, माइक्रो फाइनेंस में, और आई वुड से द टोटल वैल्यू ऑफ लोन, या आप ये कहो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के केस में क्वालिफाइड असेट इज व्हाट सर, क्वालिफाइड असेट इज द माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग डन बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट. और यहां पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या कि सर अगर आप एक एनबीएफसी हैं और आपके पास माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का लाइसेंस है, यू आर अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, you have declared yourself a microfinance institute. In that particular case, at least 60% of total asset, at least 60% of your total asset should be deployed for microfinance loan lending. मतलब ये कि आपने जो भी टोटल असेट है आपकी, जो आपने टोटल लोन दिया है, या आपकी एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो टोटल असेट है उसका 60% असेट किस फॉर्म में होनी चाहिए, सो उसकी 60% बेयर मिनिमम असेट होनी चाहिए माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में, जिसकी पहले लिमिट कितनी थी 75%. तो ये एक लेटेस्ट चेंज है जो अभी किया गया, 75% से थ्रेशोल्ड को कम करके कितना कर दिया सर, 75 से थ्रेशोल्ड को कम करके कर दिया है 60%. और अगर आप कोई अदर फाइनेंशियल एनबीएफसी है, अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उस केस में आप 25% ऑफ टोटल एसेट से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस नहीं कर सकते, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग नहीं कर सकते. व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग सर? वो लेंडिंग जो दी जाती है उन हाउस होल्ड्स को जिनकी ईयरली इनकम 3 लाख से कम है, और लोन दिया जाता है कोलैटरल फ्री. जनरली जो लोन की अमाउंट है फर्स्ट साइकिल में वो 75,000 से कम होती है, और उसके बाद इट कैन बी अप टू 1,25,000. टोटल इनडेटनेस, टोटल लोन जो है वो 1,25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, एक्सक्लूडिंग द लोन फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंस. मिनिमम टेन्योर है 24 महीने. अगर आपका लोन वैल्यू 30,000 या उससे ज्यादा है, अगर लोन की वैल्यू 30,000 या उससे ज्यादा है, तो मिनिमम टेन्योर होगा लोन का 24 महीने. पहले ये लिमिट 15,000 थी, बढ़ा के 30,000 कर दिया. लोन मस्ट बी कोलैटरल फ्री. एटलीस्ट 50% ऑफ द एग्रीगेट लोन अमाउंट मस्ट, ये जो आपने लोन दिया उसमें से 50% आपका जो लोन है वो किसके लिए दिया गया हो सर? वो दिया गया हो फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, एंड देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द रीपेमेंट पीरियोडिसिटी, चाहे आप वीकली, चाहे फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पर अपने लोन को रीपे कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट.
ठीक है जी, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है विच हैज बीन डन कि आरबीआई ने इस थ्रेशोल्ड को 75% की रिक्वायरमेंट को कम करके कितना कर दिया, 60% कर दिया। दैट इज द बिगेस्ट चेंज जिसके लिए पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई। लास्ट इज नेट ओन्ड फंड, और नेट ओन्ड फंड के केस में यू मस्ट रिमेंबर एनबीएफसी का नेट ओन्ड फंड आज की डेट में है 5 करोड़, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इट इज 2 करोड़। फॉर एनबीएफसीज दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बाय 31 मार्च इनका नेट ओन्ड फंड होना चाहिए 7 करोड़ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 करोड़। 31 मार्च 2027 तक एनबीएफसीज जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स है, दे मस्ट हैव द नेट ओन्ड फंड इक्विवेलेंट टू 10 करोड़। This is what you need to remember. This is the entire detail regarding this particular master direction. अब इससे related कोई भी doubt examiner पूछे, I'm pretty sure you will be in a position to answer this question appropriately and correctly. ठीक है जी, that will be all. Moving ahead, आपके सामने मैं numerical based sessions भी लेकर आऊंगा, case study based questions भी लेकर आऊंगा ताकि आप examination में इस बार किसी भी tough part को tough ना मानकर doable बना दें हम उसे एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आप इस बार के एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।